सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर एंड 3D। ये वीडियो में पूरा का पूरा वेक्टर और 3D के बोर्ड क्वेश्चंस टाइप जो भी है और इसका जो भी फॉर्मेट है हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज द वीडियो फॉर वेक्टर एंड 3D। ठीक है, कनेक्टेड चैप्टर है, इसमें ज्यादा वेक्टर और 3D में 5-7 टाइप के क्वेश्चंस हैं। उस 5-7 टाइप के क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिक है कि वो पूरा का पूरा चैप्टर का जो फॉर्मेट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लेन हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखना है इसमें। और स्ट्रेट लाइन तरह तरह की चीजें हैं, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, आपका इमेज पॉइंट निकालना है आपको, है ना। तो उसके बाद एंगल निकालना है दो लाइन के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, पैरेलल। तो ये सारी चीजें हैं, बस इतने से घूम फिर करके हमारे पास क्वेश्चन आने वाला उसमें। तो 7-8 नंबर का 3D है और कुल मिलाकर के दोनों चैप्टर 13-14 नंबर के आसपास का है। 13 नंबर के आसपास तो है ही है। ठीक है, तो एक बड़ा सा पार्ट है ये और आसान पार्ट है ना, ज्यादा काम नहीं करना इसमें। आप लोग सब लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो को उसी तरीके से दूं इसमें, सो दैट कि मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ जाए इसमें। सबसे पहले वेक्टर पे बात करते हैं फटाफट, पॉइंट नंबर वाइज, है ना। पॉइंट नंबर 1 है आपका कि वेक्टर क्या है। वेक्टर इज ए डायरेक्शनल लाइन, डायरेक्टेड लाइन जिसको बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल लाइन जिसको बोलते हैं वेक्टर, सदिश रेखा हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना। तो दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन। तो ये मान लो, तो अब एक लाइन है, अगर डायरेक्टेड लाइन है तो कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा, कहीं ना कहीं पे जाके टर्मिनेट किया होगा ये, है ना। तो हमारे पास डायरेक्टेड लाइन है, तो इसके पास यहां कोई भी अगर हमने पॉइंट ले लिया, जैसे x1, y1 और z1 ले लिया, और x2, y2 और z2 ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 पॉइंट हमारे को इस वेक्टर का पता चल गया। तो ये जो 2 पॉइंट है जिसको हम लोग 3D में वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और यहां पे ये पोजीशन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या चीज होता है? पोजीशन वेक्टर आपका वो वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है, राइट। ओरिजिन जब भी इनिशियल पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली बात है जो पोजीशन वेक्टर है वो उसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर लिखेंगे। ए बी वेक्टर, ये एरो देना जरूरी है, ये एरो यही बताता है कि ए से बी की तरफ जा रहा है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ओके, ये हमारे पास ए बी वेक्टर है। अब ए बी वेक्टर है तो एक वेक्टर हमारे पास आ गया, तो वेक्टर का एक लेंथ भी होगा, ए से बी तक गया हुआ है तो उसका एक लेंथ होगा। तो लेंथ को हम लोग बोलते हैं उसमें मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपके पास है, तो दिस नोटेशन इसका क्या होता है, ये, एंड इसको हम लोग निकालते हैं, ये रिजल्ट क्या आता है इसका, तो दिस इज x2 माइनस जो भी i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, है ना। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी दूरी पता चल गई आपको। ठीक है, तो क्या क्या बातें डिस्कस कर ली हमने। ये पोजीशन वेक्टर है, दिस बोथ आर नोन एज द पोजीशन वेक्टर। नाउ उसके बाद वेक्टर निकाला हमने ए से बी तक जाने के लिए, ये हो गया। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया इसका। मैग्नीट्यूड जानने का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड जानने का मतलब उसकी लेंथ पता चल गई आपको, है ना। लेंथ पता चलने का मतलब क्या होता है, आपके पास किसी वेक्टर का लेंथ पता चल गया तो इसका मतलब है कि आप अगर यूनिट वेक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड को 1 बोल सकेंगे आप। नल वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड को आप 0 बोल लेंगे, है ना। तो आगे अब हम लोग इसमें बात करेंगे, यूनिट वेक्टर पे बात अलग से करना है, लेकिन उसको थोड़ा सा देख लो। अब मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिखा, ए वेक्टर, राइट, दूसरा वेक्टर 2a वेक्टर है, और तीसरा वेक्टर है -2a वेक्टर। अब ये तीनों वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ए वेक्टर का ठीक है डबल है आपका, राइट, ए वेक्टर का ठीक है डबल वेक्टर है, मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका मैग्नीट्यूड उससे डबल हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन ये भी तो इसका भी तो मैग्नीट्यूड 2 होगा, लेकिन तो माइनस और ये प्लस होने का क्या मतलब है? माइनस और प्लस होने का मतलब है कि अगर ये वेक्टर हमारा यहां से यहां तक ए वेक्टर है,
तो डबल का मतलब हो जाएगा आपके पास कि ये इस तरह से एक वेक्टर, नया वेक्टर जनरेट हो गया हमारा कि वो इसका डबल हो गया, राइट। तो ये कहला गया आपका 2a वेक्टर, राइट। लेकिन ये डबल भी है लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर की लंबाई तो 2a होगी, यहां पे डबल तो हो जाएगी, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन को दिखाता है नेगेटिव साइड, है ना। नेगेटिव साइड जितने भी आपके पास यूनिट वेक्टर होते हैं ना, वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकालोगे तो वो सेम डायरेक्शन। कैसे निकालते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, यूनिट वेक्टर पे ही चलो आ जाते हैं इसमें। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, है ना, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो मान लो एक वेक्टर डायरेक्टली हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ए बी वेक्टर हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब है कि ये जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर है आपका, इसका जो भी डायरेक्शन है उसका यूनिट टुकड़ा जो है उसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा, राइट। तो कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। तो दिस विल बी क्या, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 4 प्लस 9 प्लस 16 आ जाएगा आपका, 16 9 25 और 4 29 रूट अंडर 29। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये आ गई इसकी दूरी, इस वेक्टर की दूरी आ गई, राइट। इस वेक्टर में इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, right, and this is equals to what, 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and by root under 29। अब मैंने तो लिख दिया, आपने कैसे माना कि ये यूनिट वेक्टर है, कैसे पता चला। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1। तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब क्या हो गया, दिस विल बी 2 अपॉन रूट 29। अगर मैं लिख देता हूं आई कैप, इसको अलग करके लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां पे 3 बाई रूट 29 जे कैप एंड प्लस 4 बाई रूट 29 के कैप। अगर मैंने इसको कर दिया तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए। इसका एक नया नाम दे दीजिए इस पूरे वेक्टर का, ये एक वेक्टर है ना, इसका नया नाम दे देते हैं कुछ, मान लीजिए बी वेक्टर है और मैंने बोला यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में हमेशा कैप लगता है, बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कैप। तो बी कैप है, तो बी कैप है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो जरा, 2 बाई रूट 29 बाई का स्क्वायर एंड प्लस 3 बाई रूट 29 का स्क्वायर एंड प्लस 4 बाई रूट 29 का स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप। तो दिस विल बी योर 4 बाई 29 प्लस 9 बाई 29 प्लस 16 बाई 29। अगेन ये क्या आ गया, 29 बाई 29 रूट दिस इज इक्वल्स टू 1। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, आपको मिलता है यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन होता है। सेम डायरेक्शन मैंने कैसे बोला, अभी डायरेक्शन के बारे में बात किया, क्या इसके आगे नेगेटिव आया, क्या कोई नहीं आया ना, ये पॉजिटिव रह गया। तो पॉजिटिव का मतलब है किसी के डायरेक्शन में होगा। तो आपके पास सवाल आता है, एक सवाल बहुत जोर से आता है, इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। वो सवाल क्या है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 for the vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। सेम मैंने लिया वेक्टर, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम वेक्टर मैंने लिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, समझना, इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट वेक्टर इसका निकाल देते हैं, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं कुछ, ए वेक्टर 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k, राइट। इसका ए कैप निकालते हैं, तो ए कैप निकलेगा इसका 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। एंड
अपॉन में √29, तो √29 यही निकला था पिछले वाला ही क्वेश्चन है, मैंने लिया है। अब सवाल ये है कि चल ये हमने ले लिया इसमें कि इसका सेम डायरेक्शन में तो आ गया, यूनिट वेक्टर मुझे पता चल गया कि सेम डायरेक्शन में होता है, तो हमने ले लिया है। अब सवाल ये है इसमें कि सेम डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड 7 कहां होता है इसका? मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किसी एक वेक्टर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी 2 गुना हो जाएगा। ये चीज में एकदम क्लियर रखोगे, राइट? इसका मतलब है कि जिस दिन इसका मैग्नीट्यूड 7 मुझसे मांगा गया, इसका अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड अभी है आपका 1, तो 7 मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है कि जो न्यू वेक्टर, सो द रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी 7 टाइम्स ऑफ ए कैप, राइट? 7 टाइम्स ऑफ ए कैप, तो 7/√29 कर दीजिए इसको, और यहां लिख दीजिए सेम 3j + 4k। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन इस पे बात करते हैं। एक सवाल आपके पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर, मैंने लिया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है कि 1 नंबर का सवाल 2-2 नंबर के सवाल में पूछे जा सकते हैं, राइट? अगर एक रोम्बस दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक रोम्बस दिया हुआ है, दैट इज A, B and C and D, और ये डायगोनल्स है बच्चे, और इन्होंने फिगर दे रखा है, और ये आपके पास ये 4 एरो दे रखे हैं, और उन्होंने बोला कि भाई साहब ये E है, तो आप निकाल दीजिए EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर, है ना? ED वेक्टर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना इसमें, आपको देखना है कि सर ये EA वेक्टर है और ये EC वेक्टर है। आपको पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब सर ये दूरी बराबर है, दोनों दूरी बराबर है, तो बस डायरेक्शन अलग है, दूरी बराबर डायरेक्शन अलग, इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव हो जाएगा एक दूसरे का। तो आप EA वेक्टर को छोड़ दीजिए यहां पे, और EC वेक्टर को लिख दीजिए माइनस ऑफ EA वेक्टर। हाँ या ना? बहुत सिंपल सी बात है। सिमिलरली आगे इसके लिए भी कर दीजिए आप, और उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, छोटा सा सवाल है ये। नाउ एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, और इसके डायरेक्शंस ये दे रखे हैं बच्चे इसमें। ठीक है, आपसे इन्होंने कहा है कि ये वेक्टर पता करो, अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है, तो आपको ये वेक्टर पता करना है। बहुत सिंपल साधारण सवाल है ये, लेकिन आपको देख करके बहुत डरावना सा दिख रहा है ये। तुरंत ट्रायंगल ऑफ एडिशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए और इसको प्लॉट कर दीजिए। इसका डायरेक्शन सेम जा रहा है, यहां जा रहा है, तो ये यहां बटेगा। ठीक है, एरो डायरेक्शन देखो, यहां से ये आ रहा है, तो यहां से यहां जा रहा है, तो यहां से यहां जा रहा होगा, ये है ना? तो ये हमारे पास बट गया। बटने के बाद जितना रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब ये जितना मैग्नीट्यूड का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का ये होगा, है ना? बराबर मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर्स हो गए ये, तो बराबर मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर्स आ गए, तो इसका मतलब है कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। हेक्सागन में ये सामने वाला, राइट, उसी तरह से ये सामने वाला C वेक्टर हो जाएगा ये। तो अब ये वेक्टर देखिए कितना होगा। तो वेक्टर में क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है? जो एरो एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं उसको जोड़ देते हैं और तीसरे वाले के बराबर कर देते हैं उसको। मतलब B + C बराबर दिस इज B + C, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज B + C, खत्म, है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए वेक्टर में अब सबसे जरूरी चीज है वेक्टर 3D में डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इन तीनों पे बात करना। इन तीनों पे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, सिंपल सी बात बताता हूं कि किसी भी वेक्टर का एक्स के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसका कॉस डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, राइट? मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो इस वेक्टर का इसके साथ एंगल अल्फा हो गया, इसके साथ एंगल बीटा हो गया, इसके साथ एंगल गामा हो गया, तो दिस ऑल आर अल्फा बीटा गामा आर नोन एज डायरेक्शन एंगल। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा
कॉमा कॉस गामा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसके बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन को प्रूव करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं अभी, इसको मैं सीधा सीधा आपको डिराइव करके फॉर्मूला दे दे रहा हूं यहां से। दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना। सवाल पूछने वाले आपसे इसको साइन में भी कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं, इसको आपको cos 2 अल्फा, तो ये सारी चीजें मैंने क्लास में करा रखा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू क्या होती है। ये बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल हो सकते हैं, लास्ट टाइम नहीं पूछा गया तो इस वक्त चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। क्लियर है, इसको निकाल लेंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे, आपको निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है मेरे ख्याल से, उधर गया 3 माइनस 1 2, इसकी 2 आ जाती है। ठीक है, देख लीजिएगा, मिलाकर के निकाल के देख लीजिएगा इसको। जैसे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो 3 और माइनस वाला पार्ट उधर भेज दिया, इसको उधर बुला लिया, 2 आ गया। उसी तरह से अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू के लिए हम लोग कर लेंगे यहां से कि cos स्क्वायर अल्फा को हम लोग 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2 समझते हैं, ये याद रखिएगा। cos स्क्वायर अल्फा को हम लोग cos 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है, तो इसका मतलब है कि 2 उधर गया 2 हो गया, 3 उधर गया -1 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू -1 है। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट यहां बता दे रहा हूं, इसको निकालना आ सकता है 2 नंबर के सवाल में। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो को चलो इस एंगल से बाहर निकालते हैं, जरा सा एंगल की वैल्यू आ जाएगी तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन रेशियो आएगा, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन रेशियो जस्ट एक नंबर होता है प्रोपोर्शनल नंबर टू डायरेक्शन कोसाइन, जस्ट एक प्रोपोर्शनल नंबर होता है टू डायरेक्शन कोसाइन। चलो ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास 1/√3 लिखा हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने लिख के दिया 2 3 4, दोनों सेम ब्रैकेट के अंदर है, सेम तरह के ब्रैकेट के अंदर है, राइट। आपको पहचानना है कौन डायरेक्शन कोसाइन है, कौन डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन कोसाइन होने के लिए उनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन होने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। तो ये हमारा इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 1/3 1/3 1/3 देगा, जोड़ करके आपको 1 मिलेगा। लेकिन यहां जोड़ेंगे तो यहां पे आपके पास 4 9 13 और 16 29 हो जाएगा, है ना। तो वो डायरेक्शन रेशियो होगा, ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन की बात चली है तो मैं एक छोटी सी बात और कर ही लेता हूं इसमें कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, राइट, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 3 4 और 1 2 मान लीजिए 3, और बोला गया कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताइए, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है, जो वेक्टर का आपका, जब वेक्टर का कोफिशिएंट होता है ना, दैट इज डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर का कोफिशिएंट जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो ही होता है। आप इसको माइनस कर लीजिए, आप इसको माइनस करके आप क्या लिखेंगे, दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस -1, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया इसका। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के वाले क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ लाइन वाले जब काम करेंगे स्ट्रेट लाइन का, उसमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकालने का मतलब दोनों को माइनस करके रख दीजिए डायरेक्शन रेशियो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, आप कोसाइन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, कोसाइन निकालना हो तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें इस मेरी बात पे कि किसी भी वेक्टर का कोफिशिएंट जो होता है ना, वो डायरेक्शन रेशियो है, और किसी भी वेक्टर का, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट की बात करें तो वो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, DC ऑफ दिस विल बी व्हाट, -1/√3 -1/√3 और -1/√3, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है।
ठीक है। अब यहां पे हम लोग जरा सा बात करते हैं, फिर से मैं इसकी बातें फिर से करूंगा जब स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा उस समय। ठीक है, आइए जो जो टॉपिक है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं फटाफट। अब आपके पास दो वेक्टर पैरेलल होने का क्या मतलब है? दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है? a इज इक्वल टू लैम्डा बी, याद कीजिएगा इसको, पहला केस व्हेन a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर, a इज इक्वल टू लैम्डा, कुछ ना कुछ मल्टीपल जरूर होगा उसका, कुछ ना कुछ उसका मल्टीपल जरूर होगा, तो वो कहलाएगा उसका पैरेलल, है ना। तो दूसरा केस क्या हो सकता है पैरेलल होने के लिए? दूसरा क्रॉस, अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें a क्रॉस b, तो क्या मिलना चाहिए? 0, है ना। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें हम लोग तो रिजल्ट क्या आना चाहिए उसका? 0। और तीसरा हम लोग इसी के जैसा है, इसी के ऊपर काम है, दैट इज उनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं i j k के कोफिशिएंट्स, वो आपका प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सो दैट इज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये आपका वेक्टर 3D हो गया। वेक्टर के अंदर जो पैरेलल, दो वेक्टर को पैरेलल दिखाने के कंडीशन हो गए। सिमिलरली यहां पे जब a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर होगा तब क्या होगा? तो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर होगा तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर में इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग। तो a और b जो हमारे पास है DRC होते हैं, ठीक है, मतलब dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तब आपका वो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोगों ने कार्टेशियन में वेक्टर को रखा दैट इज a1 b1 c1 के फॉर्म में, तो रिजल्ट आता a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इस सब पे क्वेश्चन 100% पेपर में एक आध सवाल तो पूछे जा सकते हैं आराम से। ठीक है, अब आइए हम लोग इसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लीजिएगा उसको, है ना। सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। अच्छा, दो वेक्टर का मिड वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो तो दोनों को जोड़ करके, दोनों पोजीशन वेक्टर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं इसमें। ठीक है, देखिए, अच्छा ये सवाल लास्ट ईयर भी आया था आपके पास कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड a b एंड c वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। So find a dot b plus b dot c plus c dot a, राइट। ये फाइंड करते हैं, लास्ट ईयर आया था। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। a b एंड c वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स है। आर यूनिट वेक्टर्स लिखना चाहिए था वैसे, आर यूनिट वेक्टर्स। सो फाइंड दिस। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो थोड़ा समझिएगा। अच्छा, इसी में एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं, दूसरा सवाल कि इफ दिस एंड ए एंड बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स देन फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी। फाइंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है एंड दिस आ गया हमारे पास। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैसे हम लोग इसका काम करेंगे। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। तो इस तरह के सवाल को डील करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो वेक्टर्स गिवन है ना, वो मॉडुलस से काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि a डॉट a जब आप करते हो, a डॉट a करते हो तो क्या मिलता है आपको? मॉड ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां पे a प्लस बी डॉट a प्लस बी
किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन अगर ये मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया तो ये तो ब्रैकेट्स जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है वैसे मल्टीप्लाई होगा। तो दिस विल बी ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, राइट। तो ये कितना हो गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस बी डॉट ए एंड ए डॉट बी दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा, है ना, और प्लस मॉड बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आप जो भी काम करना है वो करेंगे। तो उसी तरह से 3 में भी काम होता है आपका। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 दिया है तो दिस इज 0 वेक्टर एक्चुअली, है ना, क्योंकि वेक्टर का एडिशन कभी भी स्केलर नहीं होता। तो हम लोग यहां पे काम करते हैं, दिस इज a प्लस बी प्लस सी मॉडुलस 0 वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग की बात आई तो ये बिल्कुल इसी के जैसा खुलेगा, है ना। तो जब जब आपके पास ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के जैसा फॉर्मूला होता है बिल्कुल उसी तरह से आप इसको ओपन करेंगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, ये इज इक्वल्स टू कितना, 0। नाउ अब ये ए बी स्क्वायर ना, तो ए बी और सी इन तीनों के बारे में एक इंफॉर्मेशन था कि यूनिट वेक्टर है ये। तो जब ये यूनिट वेक्टर है आपके पास तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, ये प्लस 2 इंटू आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बस इसको वहां भेजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 जाके उधर जाएगा -3 और ये 2 डिवाइड में डाल दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी -3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। नाउ दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर दिस रिजल्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको इसमें यह समझना पड़ेगा कि जब भी एंगल बिटवीन बी एंड सी कहा गया तो मतलब है कि मुझे इन तीनों को एक साथ रख के तो हम काम नहीं कर सकते, राइट। हम लोगों को बी और सी को एक तरफ छोड़ना पड़ेगा और ए को उधर भेजना पड़ेगा। तो हमारा काम क्या होगा कि बी प्लस, दूसरा सवाल का जो सॉल्यूशन है, बी प्लस सी इज इक्वल टू -a, राइट। अगेन कभी भी इस तरह का सवाल है मॉडुलस लगाओ, स्क्वायर कर दो, सबसे पहला काम मॉड लगाइए इसका, मॉड बी प्लस सी, राइट, स्क्वायर एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर रहे तो बोथ साइड तो माइनस छूटेगा नहीं बाहर, माइनस मॉड के अंदर ही चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। अगेन ये क्या आएगा आपका, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये तीनों क्या था आपका, यूनिट वेक्टर था ना, तो यूनिट वेक्टर तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो अल्टीमेटली होगा कि ये दोनों जो कट जाएंगे आपके, एक मॉड 1 जो 1 होगा उसको उधर भेज देते हैं, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी इज इक्वल्स टू -1। -1 आने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी इज इक्वल्स टू -1, मतलब बी डॉट सी, तो बी डॉट सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, दिस इज -1/2, तो -1/2 आ गया। तो बी डॉट सी को क्या लिखोगे आप, बी डॉट सी को आपको लिखने के लिए मॉड बी, फॉर्मूला जो होता है मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, आपको एंगल चाहिए था ना, यही तो इसका फॉर्मूला होता है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिस इज इक्वल्स टू -1/2। अगेन नाउ इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो कॉस थीटा कितना आ गया आपका -1/2। अब आपको चाहिए एंगल, इसका एंगल कितना हो जाएगा ये थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा एंगल निकालने के लिए सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं इसको, दिस इज कॉस 60 डिग्री, π/3 जिसको बोलते हैं आप लोग। अच्छा एंगल बताओगे तो माइनस को तो सेटल करना पड़ेगा ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कैन बी राइट दिस थिंग एज कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, है ना, पाई माइनस π/3 करेंगे सेटल हो जाएगा वो माइनस, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2π/3, ये हो गया एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मॉडुलस के ऊपर ये क्वेश्चन
वेक्टर में पूछे जाते हैं। वेक्टर के कुछ सवाल और भी हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर ले फटाफट। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस सब की जो फॉर्मूला है वो सब देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, है ना। उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग समझ लेंगे अभी, ठीक है। तो अच्छा, एक प्रोजेक्शन का भी पार्ट है आपका, है ना, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, तो उसको भी एक मैं छोटा सा सवाल से ही बता देता हूं आपको। पहला सवाल, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द, अच्छा अब यहां पे आपके दो तरह के प्रोजेक्शन है, स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन दोनों है। हालांकि वेक्टर प्रोजेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई सैंपल पेपर्स में दिखे हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर्स मतलब जो प्राइवेट वाला सैंपल पेपर्स होता है उसमें दिखे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको स्केलर प्रोजेक्शन का ही काम करना है, ठीक है। फाइंड दी, स्केलर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन एक ही चीज है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस के ऑन आई प्लस के, मान लो ऐसा लिखा है क्वेश्चन, आपको प्रोजेक्शन निकालना है दिस ऑन दिस। दिस ऑन दिस का ध्यान रखिएगा, दिस ऑन दिस का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बन रहा है, जिसके ऊपर परछाई बन रही है। प्रोजेक्शन बेसिकली परछाई होता है, शेडो होता है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है आपको समझिए जरा सा। ए ऑन बी का मतलब क्या होता है, ए ऑन बी का फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, जिसको हम लोग ए डॉट बी कैप भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना क्या है आपका, ये बी कैप है, ठीक है। आपको बस यही काम करना है, आपको दोनों का डॉट करना है। डॉट कैसे करते हैं हम लोग, डॉट करने के लिए क्या होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो कितना आ जाएगा इसका 1, जे है नहीं तो 0 हो गया, के 1 अपॉन किसके ऊपर बन रहा है, तो जे आई प्लस के ऊपर बन रहा है, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 2, दैट इज 2 बाई रूट 2, और इसको हम लोग रूट 2 भी लिख सकते हैं। दिस इज द प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्शन के ऊपर एक आध सवाल है ये, तो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर एक आध सवाल देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं 3D के क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहला चीज तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझिएगा इसको। क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास जो है दिस, ये थीटा है, तो डायरेक्शन बहुत मैटर करता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाता है आपका, कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है आपका एक डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर में इसके साइमल्टेनियसली यहां पे एक मिल सकता है और एक यहां मिल सकता है, अगर इसका डायरेक्शन को उल्टा कर दिया गया, ठीक है। अगर डायरेक्शन को उल्टा कर दिया गया तो ये मिलेगा, और इस डायरेक्शन में रखे तो ये मिलेगा। तो दिस इज, अगर ये हमारा एन है, एन वेक्टर नॉर्मल है, इसका नॉर्मल का मतलब क्या है कि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा माइनस ऑफ एन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ समझते हैं, इसको मतलब स्टेटमेंट में समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर दिया है स्टेटमेंट में कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, दिस इज बोथ द वेक्टर, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहां पे उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उस वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर जो निकालना आपको निकल जाएगा यहां से, है ना। अब जैसे मैं लिखता हूं, एक सवाल है, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे प्लस के एंड आई प्लस के, मान लो यही लिखा, राइट। तो हम लोग क्या करें, इसको कैसे निकालें। तो सबसे पहला एक छोटा सा सवाल है ये, 1 नंबर का, 1 नंबर 2 नंबर में सवाल हो सकता है। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे प्लस के एंड जे प्लस के, ठीक है। तो आप अब समझिए इसमें कि परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब सीधे सीधे हो गया यहां पे कि दिस एंड दिस के परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर देगा, और वही वेक्टर जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब देखो कैसे,
तो मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एक जो नया वेक्टर निकलेगा उसको मान लो सी वेक्टर। सी वेक्टर माना तो वी नीड टू फाइंड ए क्रॉस बी। वी नीड टू फाइंड व्हाट? ए क्रॉस बी, राइट। तो अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालने के लिए सीधे आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे एक डिटर्मिनेंट का तरीका यूज कीजिए। बहुत सिंपल तरीका है ये। आई जे के यहां पे फिट कीजिए। जो पहला वेक्टर है ए, अगर ए क्रॉस बी है तो ए का पोजीशन ये वाला हो जाएगा, है ना, इसका कोफिशिएंट 1 1 1। और अगला क्या है आपके पास? आई प्लस के है, तो मतलब 1 0 1। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, आपको एक वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर जो होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। निकाल के देखते हैं इसको। ठीक है, तो आई डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा आपका? 1, है ना, माइनस जे। अच्छा, अब जे का रो कॉलम को ब्लॉक कीजिए। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। खत्म, छोड़ दो, हटा दो इसको। प्लस के, अब आ जाओ यहां पे, तो 0 माइनस ऑफ माइनस, तो दिस इज -1, है ना। माइनस बीच का फॉर्मूला होता है, तो -1 आ जाएगा। तो दिस इज आई कैप और माइनस के कैप। क्लियर? अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है? तो इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखें आप, तो ये आ गया 1, यहां से आ जाएगा -1, कट के क्या आ जाएगा? 0। उसी तरह से यहां आइए, ये कितना हो गया आपका? 1, ये हो गया आपका -1, अगेन कट के 0 आ गया। मतलब ये वेक्टर जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि ए क्रॉस बी जब आप करते हो ना, तो एक प्लेन डेराइव हो जाता है ना। एक प्लेन डेराइव हो जाता है, एक प्लेन डेराइव हो जाता है। तो प्लेन के ऊपर तो यहां पे परपेंडिकुलर तो चलो ठीक है, यहां परपेंडिकुलर भी हो सकता है, यहां परपेंडिकुलर भी हो सकता है। इसको कैसे डील करेंगे? तो एक सवाल है, तो उस सवाल को मैं जरा आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो आपको शायद बेहतर समझ में आ जाएगा ये कि हाँ, एक सवाल इसको देख लेना, बढ़िया से अंडरस्टैंड करना इसको। और जो अगला सवाल मैं लिख रहा हूं उसमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी आपको। और इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 1-2 सालों से पूछा नहीं गया, तो हो सकता है इस बार मौका लग जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अगर ए वेक्टर हमारे पास 4i प्लस 5j माइनस के है, राइट, एंड बी वेक्टर जो है आपके पास i माइनस 4j प्लस 5k है, ठीक है, एंड सी वेक्टर जो है आपके पास 3i प्लस j प्लस माइनस k। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब बोला है कि फाइंड डी वेक्टर। ठीक है, फाइंड डी वेक्टर। अब कंडीशन, which is perpendicular to both C vector and D vector, C vector and B vector, okay, and दूसरा एक और कंडीशन है, दैट जो वेक्टर निकालना है वो एक वेक्टर जो A है उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किया तो 21 मिलता है। सवाल ये है, ठीक है, एकदम इससे रिलेटेड सवाल है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी बनाया। ठीक है, अब समझिएगा इसको। आपको एक वेक्टर डी निकालना है। डी का पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी। बोथ सी एंड डी का क्या मतलब हुआ? बोथ सी एंड डी का मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर है तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट का काम करना पड़ेगा। जिस दिन मैं क्रॉस कर दूंगा सी और बी को, है ना, ऑटोमेटिक आपको डी वेक्टर निकल के देगा। तो डी वेक्टर, अब सवाल यह आता है कि सर डी वेक्टर निकल ही गया तो डी डॉट ए का क्या करेंगे? तो भाई साहब, परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली ये नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी क्रॉस बी।
अब लैम्डा टाइम्स का क्या मतलब है यहां पे? लैम्डा टाइम्स का मतलब है कि अगर आपको ये पता ही है कि कोई भी वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स समथिंग हो जाता है तो वो उसके पैरेलल होता है, राइट? कंडीशन हमने पीछे पढ़ा भी। तो सी क्रॉस बी जब करेंगे और लैम्डा लगा लेंगे तो एक उस तरह का वेक्टर, परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा दोनों के, उस तरह का वेक्टर आ जाएगा जो आपके पास इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देयर आर इनफाइनाइट हो सकते हैं वेक्टर, इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं जो सी और बी के परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है? अब यहां से अगर हम लोग इस बात को रखें तो सी क्रॉस बी अगेन निकालना पड़ेगा। तो सी क्रॉस बी निकालने के लिए आई, जे और के लेते हैं। सी का कोफिशिएंट है 3, 1 माइनस ए, और बी का कोफिशिएंट है आपका 1 माइनस 4 एंड 5। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग निकालते हैं तो आई ये 5 और माइनस 4 1 आ गया, माइनस जे इंटू 15 और प्लस 2, 15 तो 17 आ गया ये। ठीक है? और प्लस के आ गया हमारे पास, तो माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 13। ठीक है? गलत हो रहा कहीं के? तो दिस इज माइनस 12 माइनस 1, ये हो गया आपके पास। और जे के लिए अगर हम करें तो अच्छा ये 15 और प्लस 1 होगा ना, तो दिस इज 16। तो ये आ गया आई माइनस 16 जे और माइनस 13 के। तो ये हमारा एक वेक्टर आ गया। सो वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस 16 जे माइनस 13 के, राइट? ये आ गया। तो ये आने के बाद अब आप इसको देखो जरा सा कि आई माइनस 16 जे माइनस 13 के जो आया, अब तो लैम्डा जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको पर्टिकुलर आंसर तो नहीं मिलेगा ना। आपको तो भी कंडीशन देखना है कि डी डॉट ए शुड बी इक्वल टू 21। तो डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकल गया, ए वेक्टर इज ऑलरेडी गिवन। सो अब हम लोग यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी डॉट ए निकालते हैं। तो डी कितना हमारा? लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस 16 जे माइनस 13 के, राइट? एंड डॉट ए कितना हो गया आपका? तो दिस इज 4i प्लस 5j माइनस के। ठीक है? ये आ गया। अब देखिए जरा सा, डी डॉट ए कितना दिया हुआ है? 21। 21 मिल गया आपको लैम्डा, और डॉट प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो आई कैसे करते हैं इसको? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो आई 4i का डॉट करोगे तो मिलेगा क्या? 4। इनका और इनका करोगे तो मिलेगा क्या? माइनस 80। इनका और इनका करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस 13। यही आएगा ना? ये आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा इनको कितना आ जाएगा? ये 13 4 17, इसका कितना आ गया? माइनस 63 है ना? तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 21 बाई माइनस 63, कट गया माइनस 1/3। अब ये 1/3 माइनस का पुटअप कर दीजिएगा, आपको वेक्टर डी निकल के आ जाएगा। ठीक है? इसको कई लोग ऐसे भी अंडरस्टैंड करते हैं कि सर ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो चलिए ना इसके साथ इसका डी का जो भी डी वेक्टर एक मान लेते हैं एक्स वाई और जे के टर्म्स में। तो सी का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करा देंगे, बी का डी के साथ करा देंगे 0, तो 2 इक्वेशन आ जाएगा। और उसके साथ करा देंगे डी का ए के साथ 21, एक और इक्वेशन आ जाएगा, 3 इक्वेशन आ जाएंगे, सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि कभी कभी उसका सॉल्यूशन जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये है आपका टाइम सेवर। ठीक है? आप टाइम बचा लेंगे इसमें। ओके? तो ये वेक्टर के सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल। अब वेक्टर के थोड़े से मैं एक आध सवाल और छोटा सा देख लेता हूं जो लास्ट ईयर कवर किया है। बहुत सारे सवाल हैं इसमें, है ना? देखिएगा इसमें कुछ सवाल क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर